Hi, this is Neha and I welcome you all to my channel. आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और इसकी स्टार्टिंग करने के पहले मैं आपको दो तीन चीजें रेकमेंड करूंगी जो आपके पास होनी चाहिए। एक एनसीईआरटी की बुक जो इस समय मेरे भी पास है, जिससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। दूसरा, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो आप मार्क करते चलेंगे। एंड थर्ड इज द पेंसिल विच ऑब्वियसली यू विल बी रिक्वायरिंग, राइट। तो व्हाट इज साइकोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है। किसी भी डिसिप्लिन को जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हैं और जब पहली बार पढ़ते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप पहली बार रिसीव कर रहे होते हैं, तो उसके नाम पे जरूर फोकस करते हैं। इसीलिए जो आपका सिलेबस है वो व्हाट इज साइकोलॉजी से शुरू होता है, क्योंकि वो आपको पहले यही बताएंगे एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी क्या है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, एवरीथिंग। हिस्ट्री पार्ट भी इसमें आएगा। तो ये जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तक आप अपनी बुक लेके आ गए होंगे और नोट्स भी, अपने नोटबुक भी अपने पास ले ली होगी आपने। तो आज की क्लास में हम जो जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जो भी इसमें पोर्शन आएगा। और उसके बाद हम देखिए साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाता है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे, राइट। सबसे पहले जब हम बुक से पढ़ते हैं तो देखिए एक बहुत बेनिफिशियल तरीका होता है बुक से पढ़ने का। बुक से पढ़ने का मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा देती हूँ। आज भी स्क्रीन पर आपको बुक शेयर करके भी मैं पढ़ा सकती हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वेज एज वेल। लेकिन जब आप बुक में पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसको आप साथ साथ मार्क करते चल सकते हैं। वो आपके नोट्स बनाने के प्रोसेस में काम आएंगे। इसी के साथ दूसरी बात भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप नोट्स रिसीव करना चाहते हैं, नोट्स बनाना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, राइट। तो उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, साइकी एंड लोगस। बुक में आ जाइए मेरे साथ में। व्हाट इज साइकोलॉजी जो जहां पर बुक में लिखा हुआ है, उसमें आप देखिए कि एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन, फर्स्टली बिकॉज इट इवॉल्व्स कंटिन्यूसली, क्योंकि हर चीज में चेंज आ रहा है। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो अब से 20 ईयर्स पहले कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी। अब उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है कि वो अलग तरीके से परसीव होता है। ठीक है, तो कोई भी डिसिप्लिन अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। साथ ही साथ उसका हर एक डिसिप्लिन का बहुत वाइड एरिया होता है, तो उसे किसी लिमिट में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा दिस इज इवन मोर ट्रू ऑफ साइकोलॉजी। लॉन्ग टाइम बैक स्टूडेंट्स लाइक योरसेल्फ वर टोल्ड दैट द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से बना था। साइकी जिसका मतलब होता है सोल, एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। जब माइंड की स्टडी करते हैं, सोल की स्टडी करते हैं, तब हम उसको साइकोलॉजी कहते हैं। ऐसा तब कहा गया था जब साइकोलॉजी की बिगिनिंग में लोग साइकोलॉजी की फील्ड में आए थे। इससे पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो पहले फिलॉसफी का ही एक पार्ट था, या ये कह लीजिए साइकोलॉजी फिलॉसफी ही था। पर फिलॉसफी की सब फील्ड्स में से साइकोलॉजी निकला है, क्योंकि एक ऐसा पार्ट जो केवल ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करता था, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा था। तो उसको फिलॉसफी से अलग निकाल कर रखने की कोशिश की गई, जिससे उसको सेपरेटली पढ़ा जा सके। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि स्टडी ऑफ सोल वर्ड जो आ रहा है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, स्टडी ऑफ द सोल, ये तब का वर्ड है जब साइकोलॉजी खुद फिलॉसफी का एक पार्ट थी। यानी साइकोलॉजी फिलॉसफी ही थी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे स्कूल्स आए। स्कूल्स का क्या मतलब है, आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे एरा आए, ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फेज आए, जिसमें साइकोलॉजी जब ग्रो होती गई तो वो बदलती चली गई, चेंज होती चली गई। कैसे, जब से साइकोलॉजी इतना ज्यादा चेंज हुई तो वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ बढ़ने लगी, उसको साइंस से कनेक्ट कर दिया गया। साइकोलॉजी पहले आर्ट थी जब वो फिलॉसफी में थी, लेकिन जब वो चेंज हुई, मूव हुई, तब वो किस तरफ पहुंच गई, वो साइंस की डायरेक्शन में जाने लगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स उसमें आने लगे वो बहुत साइंटिफिक होने लगे। इस वजह से उसको साइंस की तरफ कर दिया गया। आप बुक में देखिए, द रेंज ऑफ फिनोमिना स्टडीज सम ऑफ विच आर मेंशन्ड अबव आर स्प्रेड ओवर सेवरल लेवल्स। जैसे कि इंडिविजुअल स्टडी होती है साइकोलॉजी में, आप किसी इंडिविजुअल की भी स्टडी करते हैं, आप ग्रुप के बिहेवियर को भी समझने की कोशिश करते हैं। आप एज एन इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट होते हैं, बट आप ग्रुप में आपका बिहेवियर अलग हो जाता है, तो ग्रुप में भी समझने की कोशिश की जाती है। दो लोग आपस में किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे स्कूल टीचर के बीच में हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप हो, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस।
इसके बायोलॉजिकल बेसिस भी होते हैं, जेनेटिकली भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सन के अंदर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने की वजह एक ये भी हो सकती है कि वो जेनेटिकली उसके अंदर एंगर का इश्यू हो सकता है, सोशल भी हो सकता है सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ रहता है, इरिटेटेड रहता है, इस वजह से सोशल भी हो सकता है। तो ये जो लाइन है कि देयर कुड बी बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस बिहेवियर के। Naturally, therefore, the methods required to study them also vary greatly depending on the phenomena one wants to study. यही वजह है कि जब इतना वेरिएशन है तो उनको पढ़ने समझने के तरीकों में भी वेरिएशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। A discipline is defined both in terms of what it studies and how it studies. In fact, more in terms of how or methods it uses. इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी डिसिप्लिन कैसे डिफाइन होता है कि उसमें क्या है, what does it include, उस डिसिप्लिन में उस सब्जेक्ट में क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है, यानी उसका कंपोनेंट क्या है, उसके अंदर क्या चीजें हैं और किस तरह से वो वर्क करता है। मतलब साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, दोनों ही तरीके से हम साइकोलॉजी डिसिप्लिन को समझते हैं। कीपिंग दिस इन व्यू, अब साइकोलॉजी की डेफिनेशन आती है यहाँ पे। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि नोट्स में भी आपको मैं लिखवाऊंगी कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, फॉर्मली कैसे डिफाइन होती है। साइंस, ये एक ऐसी साइंस है जो 3 चीजों पे फोकस करती है मेजरली। सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर पर, हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों होता है, जैसा भी है वैसा क्यों होता है, इसको हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरी बात, हमारे मेंटल प्रोसेसेस, एक चीज हमारे दिमागी तौर पर है, मतलब मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो कुछ भी हम दिमागी तौर पर एक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब मेंटल प्रोसेसेस हैं। हमारा सोचना, समझना, परसीव करना, डिफ्रेंशिएट करना, एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग, कितनी चीजें हैं, सोच के देखिए दिमागी तौर पर हम कितने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो सब हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। ये तो हो गए दिमागी तौर पर। और दूसरी चीज क्या हो गई, हम अपने बिहेवियर के थ्रू वो कैसे दिखाते हैं। जैसे कोई पर्सन अपने मन में जो भी चीजें सोच रहा है, जो भी उसके दिमाग में चल रही है, वो एक्शन में भी तो दिखाएगा ना उनको। तो एक तो जो दिमागी तौर पे चल रही है वो तो हो गई कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब जब उसने उन एक्शन को परफॉर्म करना शुरू करा, जो भी वो अपना एक्शन दिखाएगा, वो एक्शन क्या कहलाता है, उसका बिहेवियर कहलाता है। ये 2 चीजें हो गई जिनको हम पढ़ते हैं। तीसरी चीज है हमारे एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जो सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं वो एक हमारा एक्सपीरियंस बन जाती हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम सिमिलर सिचुएशन में आते हैं तो उसको बहुत स्मार्टली डील करते हैं। तो हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। ओवरऑल इन तीनों चीजों को हम क्या कह सकते हैं, माइंड के एक्शंस। ये हमारा माइंड ही तो है जो हमारे जिसकी वजह से हम ऐसी चीजों को सोच पा रहे हैं। हमारे ब्रेन से ही तो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी इस तरह के एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो हमारे डिफरेंट, हमारे ओवरऑल हम अगर ये कह सकते हैं साइकोलॉजी में बायोलॉजी भी इंक्लूडेड होती है, क्योंकि हम ब्रेन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ब्रेन जैसा हमको इंस्ट्रक्ट करेगा, और ब्रेन तो एक बायोलॉजिकल पार्ट है, बायोलॉजिकली बायोलॉजी में तो पढ़ते हैं ब्रेन को। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी हमारे डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करना हमें बताती है कि हम कैसे उनको करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। इस डेफिनेशन को अगर आपने मार्क कर लिया है तो आज इन 3 टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सेपरेट 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है इन टॉपिक्स पर, तो इनको पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डूइंग सो, डेफिनेशन के जस्ट बाद है, इन डूइंग सो इट यूजेस मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू ऑब्टेन डेटा सिस्टमेटिकली। इट मेक्स sense of these data so that they can be organized as knowledge. Let us try to understand the 3 terms used in the definition, namely mental processes, experiences and behavior. तीनों को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेसेस की। देखिए सुबह से लेकर रात तक आप बहुत सारे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अपने माइंड में थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप ये सोचिए कि कौन कौन से एक्शन है जो मैं एक दिन में परफॉर्म करता हूँ, क्या क्या करते हैं हम सुबह से उठ के। सोचिए, लिस्ट बनाइए अपने माइंड में। आप सुबह उठते हैं, आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। हो सकता है आप रात से ही सुबह की प्लानिंग करके सो जाएं कि आज कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठने के बाद मुझे इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। कुछ भी एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं दिमागी तौर पर। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं कि चलिए मैंने इतना सारा वर्क करना है, ये मेरे टास्क हैं। प्लानिंग, देखिए नोटिस करिएगा मैं कौन कौन से वर्ड को यूज कर रही हूँ। प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें करते हैं। जो कुछ भी आप अपने दिमागी तौर से सोचते हैं उसको बाद में बिहेवियर वो बनता है। बिहेवियर तो वो बाद में बनता है, पहले वो आपके दिमाग
की एक एक्शन है, दिमाग का एक एक्शन है। ये सब को हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। इसका दूसरा नाम है कॉग्निटिव एबिलिटीज। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हमारा एक्शन और बिहेवियर निकल कर आएगा। कैसे? अगर आप किसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उस चीज को अच्छे से लिख पाएंगे। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप अच्छे से नोट्स बना पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो एक्शन अच्छा होगा, राइट? अगर आप परसीव अच्छे से कर रहे हैं तो आप स्पीड में उस चीज को कर पाएंगे। आपके वो बिहेवियर में बाद में दिखेगी, पहले वो आपके एक्शंस का, आपके कॉग्निटिव एक्शंस का पार्ट होगी। इन्हीं सबको हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। मार्क कर लीजिए कि मेंटल प्रोसेसेस का दूसरा नाम क्या है? कॉग्निटिव एक्शंस या कॉग्निटिव एबिलिटीज। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हमें दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। ये जो कॉग्निटिव वर्ड है ना, अब ये पूरी साइकोलॉजी में चलेगा। कॉग्निटिव एबिलिटीज हर दूसरे कदम पर आएंगी कहीं ना कहीं और आपको उसका यूज करना होगा। तो जब तक कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं समझेंगे ना, वर्ड को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक मुश्किल होगी। तो कॉग्निटिव एबिलिटी आप मार्क कर सकते हैं, इस वर्ड को कहीं पर भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। जो नोटबुक आप लेके बैठे हैं उसमें लिख लीजिए कि मेंटल प्रोसेसेस हैव अनदर नेम एज कॉग्निटिव एबिलिटीज। When we say experiences are internal to the experiencing person, then we refer to states of consciousness or awareness or mental processes। ये तीनों चीजें एक ही हैं। हमारी जो भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे अवेयरनेस में होते हैं, हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, बिना बेहोशी में नहीं करते उन चीजों को। वी यूज आर मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू नो और रिमेंबर समथिंग। यही चीजें मैंने आपको बताई। हम अपने मेंटल प्रोसेसेस को कब यूज करते हैं? जब हम किसी एक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ भी टास्क करना चाहते हैं बेसिकली, तो दिमाग तो चलाना ही पड़ता है, राइट? वन लेवल एट विच दीज मेंटल प्रोसेसेस आर रिफ्लेक्टेड इज द ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन की एक्टिविटी से ही होती हैं सब चीजें। एज वी थिंक और सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, आर ब्रेन एक्टिविटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रेन इमेजिंग। However, we cannot say that brain activities and mental processes are the same, although they are interdependent। हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज और हमारे मेंटल प्रोसेसेस इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं समझिए इस बात को। हमारा ब्रेन जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है, जबकि हमारा जो माइंड है वो एक प्रोसेसर है। भाई माइंड क्या है? आपने माइंड को कहीं देखा है? माइंड को तो आपने कहीं नहीं देखा। ब्रेन को आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप ब्रेन का स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, माइंड का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोसेसर है जो ब्रेन का प्रोसेसर तो है, बट वो आपको देखने को नहीं मिल सकता। अब वो आपको देखने को कैसे मिलता है? वो आपको बिहेवियर के थ्रू देखने को मिलता है। तो हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटीज है, ब्रेन के तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम, इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो माइंड है वो उस पर डिपेंडेंट भी है और इंटर कनेक्टेड भी है उससे। मेंटल एक्टिविटीज एंड न्यूरल एक्टिविटीज आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेसेस बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। अपने आप में ये दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर हैं। Unlike the brain, the mind does not have a physical structure or has a location। जो मैंने अभी आपको बताया, mind emerges and evolves as our interaction and experiences in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शन। हमारा जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो हमारे माइंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसके अलावा डायरेक्शन भी देता है कि हमें कैसे वर्क करना है। जैसे कि अगर आप आयरन को सडनली टच करें जो गर्म है, तो आपकी बॉडी एकदम से कैसे रिफ्लेक्स एक्शन पे आ जाती है, कैसे आप एक्शन कर लेते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ही आपको इन चीजों के लिए सिग्नल देता है। वो बहुत क्विक होता है, ये अलग बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर देन द न्यूरल और ब्रेन एक्टिविटीज। इससे काफी ज्यादा कुछ होते हैं। इवन व्हेन वी आर अस्लीप सम मेंटल एक्टिविटीज गो ऑन। कुछ मेंटल एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सोते वक्त पे भी चलती हैं, होती रहती हैं। वी ड्रीम एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन सच एज अ नॉक ऑफ द डोर व्हाइल वी आर अस्लीप। काफी होता है ना, बहुत सारे सपने भी देखते हैं आप। सम साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट वी आल्सो लर्न एंड रिमेंबर इन अवर स्लीप। या कि फिर साइकोडायनामिक्स में आगे पढ़ेंगे। लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग आर ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। ये कुछ चीजें हैं जो कि मेंटल एक्टिविटीज कहलाते हैं। रिमेंबरिंग, लर्निंग, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आगे चल के एक्सपेंड होते जाएंगे। ये टर्म बहुत कॉमन हो जाएगी आपके लिए आगे बढ़ने के बाद। They study these processes to try to understand how the mind works and to help us improve the uses and application of these mental capacities। तो कुल मिलाकर मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं?
वो सभी एक्शन जो हमारा माइंड परफॉर्म करता है, जिनकी वजह से हम कोई बिहेवियर को कर पाते हैं। सोच के देखिए कि आप ऐसा कोई भी बिहेवियर कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कुछ सोच ना रहे हो, बिना सोचे कुछ कर सकते हैं, फिर तो वो नशे वाली हालत हो जाएगी, फिर वो हमारा नॉर्मल स्टेट नहीं रह जाएगी, राइट? साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। साइकोलॉजिस्ट जो है वो लोगों के एक्सपीरियंस को भी स्टडी करते हैं कि लोग एक्सपीरियंस गेन करने के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत आएगा साइकोलॉजी में जब आप पढ़ रहे हैं तो। सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो चीज जिसको आप बहुत डिटेल में बता सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपने तब किया था जब आप क्लास 10th में थे, तो आप उस बात को 5 मिनट में भी बता सकते हैं और 50 मिनट तक भी बता सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी पर है, ये आपके टैलेंट पर है, आप कितना स्पीकिंग स्किल्स आपके हैं। तो यही है सब्जेक्टिविटी कि किसी भी चीज़ को कितना भी इलैबोरेट किया जा सकता है। जैसे मैं ये क्लास ले रही हूँ, हो सकता है कोई आपको बहुत टू द पॉइंट बता के आगे बढ़ जाए और मैं बहुत इलैबोरेटिव वे में चल रही हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जो ये पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आपके लिए। खैर, तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो हर किसी का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो हम किसी के एक्सपीरियंस को तो नहीं देख सकते, बट उसके थ्रू हम उसके एक्सपीरियंस को जान सकते हैं। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। जिसका जो एक्सपीरियंस है वो ही वो समझ सकता है, राइट? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, लेकिन मेरे बिना बताए आप उसे जान नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। दस एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन अवर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। जैसा हमें एक्सपीरियंस होता है ना, उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। Psychologists have focused on experiences of pain being experienced by terminally ill patients or of psychological pain felt in bereavement, besides experiences which led to positive feelings such as in romantic encounters. जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और ये साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं। देर आर सम एरोस्टेरिक एक्सपीरियंसेस ऑल्सो विच अटैक द अटेंशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट, सच एज व्हेन अ योगी मेडिटेट्स टू एंटर अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड क्रिएट्स अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और व्हेन अ ड्रग एडिक्ट टेक्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग टू गेट अ हाई, इवन दो सच ड्रग्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल। सब तरीके के एक्सपीरियंसेस को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पर्सन ऐसा बिहेव क्यों करता है। एक्चुअली में हम एक्सपीरियंसेस से पर्सन के बिहेवियर की तरफ पहुंचेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का। तो आगे बढ़ते हैं क्विकली। If you are traveling in a crowded bus during a hot summer day, you may not experience the usual discomfort. If you are going for a picnic with some close friends, thus the nature of experience can only be understood by analyzing a complex set of internal and external condition. सबके लिए उसके एक्सपीरियंसेस अलग-अलग होते हैं, और अ, एक ह्यूमिड बस में अगर आप जा रहे हैं, अगर अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको उतना बॉदर नहीं करेगी, अगर आप अकेले हैं तो आपको वो चीज़ बॉदर करेगी। तो वही सेम सिचुएशन होने पर भी एक्सपीरियंसेस अलग-अलग हो जाते हैं। अब आते हैं बिहेवियर्स की तरफ। बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि बिहेवियर्स क्या होते हैं। बिहेवियर वो रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस होते हैं जो हम तब करते हैं जब हम किसी भी एक्शन या एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, तो हम उस रिएक्शन को दिखाते हैं। When something is hurled at you, your eyes blink in a simple reflex action. You are taking an examination and can feel your heart pounding. You decide to go for a particular movie with a friend. Behaviors may be simple or complex. बहुत छोटी सी बात कहना भी एक बिहेवियर है, किसी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रिएक्ट करना भी एक बिहेवियर है। बिहेवियर बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और बिहेवियर्स के बिना तो साइकोलॉजी अधूरी है। मानते हैं ना इस बात को, क्योंकि बिहेवियर्स के ही थ्रू तो हम साइकोलॉजी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर पाते हैं कि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है। सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, दे कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर, बट कुछ बिहेवियर एक इंटरनल होते हैं। मोस्टली बिहेवियर तो एक्सटर्नल ही होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हमें दिखती हैं तभी हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं जो इंटरनली चल रहे होते हैं। कुछ चीजों को हम खुद ही सेंस करते हैं, खुद ही फील करते हैं। जितने भी बिहेवियर कोवर्ट होते हैं, जो इंटरनल होते हैं, वो मोस्टली हमारे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। उन चीजों को हम ज्यादा खुद ही फील कर पाते हैं, दूसरे को हम बताएंगे तब वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझ सकता। When you are in a difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hand muscle twitching. Trying to experiment with the move, all behaviors, overt or covert, are associated with or triggered by some stimulus in the environment or changes that happen internally. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर किसी वजह से होता है। एवरी बिहेवियर होल्ड्स अ कॉज बिहाइंड इट। हर बिहेवियर के पीछे एक वजह जरूर होती है, और वो वजह कहाँ होती है? हमारे एनवायरनमेंट में होती है। इस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ पौधों से हमें मिल रही है, नो।
सिंपली दैट्स नॉट इट, यू नो दैट। उस बिहेवियर का मतलब है कि जिस सराउंडिंग में हम हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे अगर एक बच्चा गुस्सा हो रहा है तो हो सकता है उसे किसी ने डांटा हो। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हो सकता है उसकी किसी बात पर उसको पनिशमेंट मिला हो। एक बच्चा जो बहुत एक्टिवली बिहेव कर रहा है, हो सकता है उसको मोटिवेशन मिला हो। तो जो कुछ भी हमें अपने एनवायरनमेंट से रिसीव होता है उसी के बेसिस पर हम बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से हम बिहेवियर को समझ सकते हैं, जो कि ओवर्ट और कोवर्ट दो टाइप के होते हैं। बिहेवियर पर पर्टिकुलरली एक डेफिनेशन पूछी जाती है, शॉर्ट नोट ये बनता है। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म और आ रही हैं जिसके साथ मैं आज का ये वीडियो क्लोज करूंगी। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन से हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया। मैं नहीं चाहती आप बहुत बोरिंग फील करें, इवन दो हम काम की ही बात कर रहे हैं, बट फिर भी देखिए दो वर्ड यहाँ पे आते हैं, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस इज अ प्लूरल वर्ड, स्टिमुलाई सिंगल वर्ड, सिंगुलर आई मीन। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई कैन बी एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन अवर एनवायरमेंट। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आई कैन बी अ स्टिमुलाई फॉर यू, राइट? और इस पर जो आपका रिएक्शन आएगा वो रेस्पॉन्स है। आपने देखा कि आसमान में एक बलून उड़ता हुआ जा रहा है, इट इज अ स्टिमुलस और अ स्टिमुलाई मस्ट से स्टिमुलाई। उसको देखकर आपने कहा अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा इसका कलर है, देखो आसमान में कितना स्पीड से उड़ता हुआ जा रहा है। यू आर गिविंग अ रिस्पॉन्स टू इट। To every stimuli there is always a response and there cannot be a response without a stimuli। बड़ी सिंपल सी बात है। To every stimuli there is always a response। जब भी आप किसी स्टिमुलाई को देखेंगे या कोई स्टिमुलाई आपकी तरफ अपना अटेंशन खींचेगा तो डेफिनेटली एक रेस्पॉन्स निकलेगा, राइट? हो सकता है वो रिस्पॉन्स हमारे कोवर्ट बिहेवियर का पार्ट हो। मैं अंदर से ही सोच रही हूँ कि अरे देखो वो इंसान जो है वो कैसा लग रहा है, या किसी भी चीज के बारे में अपना रिएक्शन दे रही हूँ, देखो वो बस जा रही है, कुछ भी, दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी इंटरनली, पर होगा जरूर, रिस्पॉन्स जरूर निकलता है। एवरी स्टिमुलाई देयर इज अ रिस्पॉन्स। और हमारे आसपास में न जाने कितने स्टिमुलस हैं, हर वो चीज एक स्टिमुलाई है जिसको देखकर हम कुछ रिएक्शन देते हैं, तभी उसका हम उसे कहते ही तब स्टिमुलाई है, राइट? तो ये दो टर्म है जो जिनकी आपको आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसके साथ आज का ये क्लास में यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। काफी थोड़ा पढ़ा है हमने बट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पहला। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं। वीडियो आपको यही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और कैसा लग रहा है आपको ये कंटेंट, क्या क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। बुक की कोई भी लाइन अगर आपको नहीं समझ में आई है आप मार्क कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, मैं वो आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगी। और बाकी हमसे व्हाट्सएप से जरूर जुड़िए जिसके थ्रू हम आपको better information, better knowledge दे सकें। So I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.